साथियों नमस्कार, आदाब, सलाम, शुक्रिया। आप हमारा YouTube चैनल RIS गणेश देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपकी ओर से। इसीलिए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपका इस्तकबाल करने वाला हूं। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि आज ये जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ये यूँ समझिए कि आपको RAS में टॉप रैंक दिला देगा। RAS परीक्षा में आप यदि हमारे कहे अनुसार, हमारी रणनीति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को तैयारी पूरी की पूरी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका टॉप 50 में नाम होगा। साथियों ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा एग्जाम्स है। इसलिए यूँ समझिए कि आप RAS की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, जिससे आसानी से आपको एग्जाम्स क्रैक हो सके। तो हम RAS मेंस परीक्षा की रणनीति पर हम बात कर रहे हैं और इसी रणनीति में हम आपको बताएंगे कि RAS परीक्षा मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर कैसे लिखते हैं, क्या है 3 का नियम। जैसा कि आपने हमारे IAS मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन का पहले वाला वीडियो देखा होगा, लेकिन वो वीडियो 100, 150, 200, 250 शब्दों के लिए था, लेकिन यहां हम देखते हैं तो ये 15, 50 और 100 शब्दों के लिए है। तो सबसे पहले हम RAS के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं और पाठ्यक्रम के साथ ही हम तय करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद में अंडरस्टैंडिंग आपको किस प्रकार से बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास में ये 2021 का पाठ्यक्रम आपके समक्ष है और इस 2021 के पाठ्यक्रम में हम ये बताएं कि इसमें कह रखा है, क्लियर कह रखा है कि मुख्य परीक्षा में 15 गुना लोगों को शामिल किया जाएगा और ये शामिल करने के बाद में 4 प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें पेपर 4 पेपर है, पेपर टोटल पेपर है, इसमें 4 पेपर हैं, 200 अंक हैं इसमें। तो साथियों ये 800 अंक का आपका पेपर है और जैसा कि सिलेबस में बताया गया है कि प्रश्नों की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक होगी। हम प्रश्न प्रकृति की बात करें तो सिलेबस कह रहा है वर्णनात्मक मतलब डेस्क्रिप्टिव है और दूसरा या विश्लेषणात्मक एनालिटिकली है, विश्लेषणात्मक ये प्रकृति बताई गई है। और प्रश्नों का स्वरूप इसमें हम बात करें, प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो जैसा कि सिलेबस में बताया गया है कि प्रश्नों के प्रकार संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ उत्तर वाले होंगे। संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ उत्तर वाले होंगे, दीर्घ उत्तर वाले होंगे। जब हम RAS का ब्लूप्रिंट्स देखते हैं तो संक्षिप्त का मतलब इन्होंने बताया गया है कि 15 शब्दों में आपको देना है, मध्यम का ये बताया गया है कि 50 शब्दों में उत्तर देना है और दीर्घ का बताया गया है कि 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 100 शब्द में। तो इस प्रकार की ये रणनीति है साथियों। अब जब ब्लूप्रिंट्स में हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के पेपर होंगे और उनकी क्या क्या प्रकृति होगी, पेपर फर्स्ट की हम बात करें साथियों। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडी फर्स्ट के नाम से है, जिसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें कहीं कि इसको इस तरीके से हम बांट सकते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। ये ब्लूप्रिंट है RAS में RPSC द्वारा ये ब्लूप्रिंट्स तैयार किया गया है, उसी ब्लूप्रिंट्स की हम बात कर रहे हैं। और इसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता सकते हैं, इसको पार्ट में हम बांट देते हैं। जो पार्ट A है आपका वो किस प्रकार का होगा, पार्ट B आपका किस प्रकार के होंगे और पार्ट C आपके किस प्रकार से होंगे।
पार्ट ए में आपको 15 शब्दों में उत्तर देना है 15 वर्ड्स में, पार्ट बी में आपको 50 वर्ड्स में देना है उत्तर, ये वर्ड्स लिमिट बता रखी है, और पार्ट सी में आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। जब उत्तर देना है तो किस प्रकार से होंगे, जब हम पहला पेपर हम बात करते हैं साथियों, ये जो पहला पेपर है इसमें पार्ट ए में 25 प्रश्न होंगे जो 2 अंक के होंगे, कुल मिलाकर 50 अंक के 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका 15 शब्दों में हमें उत्तर देना है। दूसरा पार्ट बी में 16 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के होंगे और 80 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तीसरा जो पार्ट सी है आपका, इसमें 7 प्रश्न होंगे, 10 अंकों के होंगे और ये 70 अंक का प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर हम कहें कि 25 और 16 41 और 7 48 प्रश्न होंगे जो आपके 200 अंक के होंगे साथियों। 48 प्रश्न 200 अंक 3 घंटे, घंटों का हिसाब किताब हम देखें तो 3 घंटे में आपको ये 48 प्रश्न करने होंगे। पहली बात, हम क्योंकि बारीकी देख रहे हैं तो बारीकी ही बात करें। दूसरा जब पेपर हमारे पास आता है तो इसमें मात्र 15 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। 15 प्रश्न, छोटे वाले 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और बड़े वाले इसमें 14 प्रश्न होंगे और ये आपके 70 अंक के होंगे। तो 70 अंक के होंगे। बड़े वाले जो प्रश्न आपके 100 शब्दों के, ये 10 प्रश्न होंगे और ये ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कहें कि इसमें 39 प्रश्न होंगे और 200 अंक आपके इसमें बनते हैं। अब तीसरे पेपर की हम बात करें तो तीसरा पेपर आपका कह रहा है कि वही जो फर्स्ट पेपर की स्थिति है वो तीसरे पेपर की होगी, जो 25 2 50 का होगा। 16 प्रश्न होंगे मध्यम स्तर के जो 80 अंक के होंगे और छोटे वाले प्रश्न आपके 7 प्रश्न होंगे जो आपके 10 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके 48 प्रश्न होंगे जिनको आपको 3 घंटे में लिखना पड़ेगा। जब इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं तो चौथे पेपर की हम बात करें तो चौथा पेपर आपका लैंग्वेज का है और उस लैंग्वेज में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होंगे साथियों। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की में हम देखें तो 2 भागों में बटा हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी। तो साथियों ये पार्ट ए आपके 70 अंक का है, ये आपका 70 अंक का दे रखा है इन्होंने, जिसमें 50 नंबर की जो ग्रामर है वो हिंदी की है और 20 नंबर की ग्रामर अंग्रेजी की दे रखी है इसमें। और जो पार्ट बी है ये 80 अंक का है साथियों, इसको हम कह सकते हैं 50 और 20। जो पार्ट बी है आपका, पार्ट बी 80 अंक का है। इस 80 अंक को हम कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी वाले कॉम्प्रिहेंशन को तो कह सकते हैं 50 नंबर का और इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन को कह सकते हैं हम 30 अंक का। और इसी तरीके पार्ट सी में हम जाते हैं तो ये आपका 50 अंक का बनता है, जिसमें हिंदी वाला ऐसे है वो 20 नंबर का है और अंग्रेजी वाला कॉम्प्रिहेंशन 30 अंक का है। इस तरीके से कुल आपके 200 अंक हो जाते हैं। तो ये 4 प्रश्नों का ब्लूप्रिंट्स आपके सामने उपलब्ध हो गया है साथियों। ये तो था आपका आरपीएस के द्वारा दिया गया ब्लूप्रिंट्स प्रश्नवार। अब हम बात करते हैं इसमें कि प्रश्नों की प्रकृति क्लियर लिख रखा है कि विश्लेषणात्मक होगी। तो साथियों जो विश्लेषणात्मक प्रकृति है, इस विश्लेषणात्मक प्रकृति में हम 2 नंबर के प्रश्नों को हम छोड़ दें तो ये आपके ज्ञानात्मक प्रश्न हो सकते हैं, ये आपके ज्ञानात्मक प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन जो आपका है पार्ट बी और पार्ट सी का प्रश्न जो होंगे, प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति आपकी बेसिकली अवबोधात्मक होगी। ये जो प्रश्न है विश्लेषणात्मक यूँ कह सकते हैं, ज्ञानात्मक प्रश्नों की प्रकृति हो सकती है, अवबोध स्तर की प्रकृति हो सकती है और ज्ञानोपयोग की प्रकृति हो सकती है। ये एप्लीकेशन बेस्ड 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें हम यूँ करें कि 50 और 30 80 और 50 130 और 70 200 अंक के आपके ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे। 200 अंक के प्रश्न आपके ज्ञानात्मक हो सकते हैं। लेकिन अवबोध स्तर के प्रश्नों की हम बात करें तो 80 के बाद में 160
160, 240 और 70, मतलब 300 अंक के आपके अवबोधात्मक प्रश्न होंगे और 300 अंक के आपके ज्ञानोपयोग प्रश्न होंगे। तो ये चीज़ें हमें देख लेनी है साथियों। कई साथी तो हमारे ऐसे हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो ये जानते नहीं है कि ज्ञानात्मक प्रश्न क्या होते हैं, वो ये जानते नहीं है कि अवबोधात्मक प्रश्न क्या होते हैं। अब इस तरीके से हम बात करते हैं कि ज्ञानात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो फैक्ट की मांग करते हों, फैक्चुअल प्रश्न होते हैं ये। और फैक्चुअल प्रश्नों की स्थिति हम देखें तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, परिभाषित कीजिए, तथ्य बताइए, स्पष्ट कीजिए, ये बातें आपके आ जाती हो। अवबोधात्मक में ये होता है कि आपको कम से कम अंतर या तुलना करके बतानी पड़ती है। और जब हम ज्ञानोपयोग की बात आती है तो एप्लीकेशन बेस्ड होती है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में इन प्रश्नों का क्या उपयोग हो सकता है। और हम सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रश्नों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ज्ञानात्मक की अच्छी स्थिति होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी ये स्थिति होनी बहुत जरूरी है। ये तो हमने ब्लूप्रिंट्स देख लिया है। अब हम बात करते हैं पेपर वाइज प्रश्नों की, जो ये बताएंगे कि आपको पेपर, संबंधित पेपर में कौन कौन से विषय है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए साथियों, हाँ, हम बता रहे हैं साथियों आपको कि पेपर वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो। हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट आपके 200 अंक का पेपर है। इसमें आपके 48 प्रश्न होंगे। इसमें आपको 3 घंटे में लिखने होंगे। इसमें आपके 15, 50 और 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे। ये रणनीति तो प्रथम दृष्टया आपको पता लग गई होगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि साथियों कि पेपर फर्स्ट में आता क्या है। साथियों, पेपर फर्स्ट 3 इकाइयों में बटा हुआ है। इसकी 3 इकाई है साथियों, पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई। इस पहली इकाई को भी हम भाग में बांटें, भाग ए में क्या है, भाग ब में क्या है और भाग स में क्या है। साथियों, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो साथियों, हम देखें कि पहली जो इकाई है आपकी, पहली इकाई इतिहास विषय से जुड़ाव रखती है, इतिहास विषय से। और इस इतिहास विषय के 3 पार्ट हैं साथियों। पहला तो है राजस्थान का इतिहास, दूसरा है भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व का इतिहास। तो पहले पार्ट में ये 3 पार्ट बने हुए हैं और इसके अंक जो बताए गए हैं साथियों, वो अंक हैं आपके 70 अंक के पोर्शन है। 200 में से 70 अंक के पोर्शन आपके 3 भागों में विभाजित हैं। अब विभाजित हैं तो राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होगी साथियों, उन किताबों से यहाँ पर यह लगता है कि हमें सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है, कोई गाइड का इस्तेमाल नहीं करना। जो आप एनसीईआरटीज को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं एनसीईआरटीज को आपको यहाँ फॉलो करना है। लेकिन आपको यदि इस परीक्षा में टॉप करना है तो शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं, टॉपिक टू टॉपिक, तो ही आप 70 में से बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। अन्यथा आपका रिवाइज ही एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाएगा। सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस कितना विशाल सिलेबस है। लोग तो केवल एक ही सब्जेक्ट, यूपीएससी तो केवल भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व के इतिहास का ही एक पेपर लेता है। और तो आपकी ये चीज़ें हो गई। दूसरे हम बात करते हैं कि दूसरी जो इकाई है वो इकाई अर्थव्यवस्था की इकाई है साथियों। और ये जो अर्थव्यवस्था की इकाई है ये बताती है कि आपको इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपसे पूछी जाएगी, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी और तीसरा इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न जो भी आपके 70 अंक के होंगे। ये 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार आपके दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि सिलेबस बहुत लेंदी है और इस लेंदी सिलेबस को केवल और केवल सिलेबस टू सिलेबस शॉर्ट नोट्स ही आपको
जीवन दान दे सकते हैं, आपको टॉप करा सकते हैं। कोई भी तरीका दूसरा नहीं है। जो एन वक्त पर उस वक्त गाइडें आती है वो तो यूं समझिए कि आपको बर्बाद करने की तैयारी में लगी हुई है। इसलिए उन चीज़ों में न पढ़कर केवल सिलेबस की बात कीजिए। तीसरी इकाई जो हमारी है वो ये कहती है कि तीसरी इकाई में समाज शास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और वो है आपका थर्ड यूनिट है जो आपकी समाज शास्त्र है, प्रबंधन है, वह लेखांकन है। कि 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें समाजशास्त्र 20 अंक का है आपका प्रबंधन 20 अंक का है, आपका लेखांकन व लेखा परीक्षण 20 अंक का है। इस तरीके से ये आपके 60 अंक का बनता है। तो 60 अंक का बनता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि 20 अंक का ये, 20 का ये, 20 का ये। साथियों, ये तो आपको मैंने जब प्री बताया था, प्री की तैयारी कैसे करें, उसमें ये बता दिया था कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। इसलिए मैं यहाँ किताबें बताना उचित नहीं समझता, लेकिन आधुनिक विश्व के लिए मैं बात करूँ, आप 12th की NCERT इंदिरा अर्जुन देव की पढ़ लीजिएगा तो आपको सिलेबस टू सिलेबस कोई फेल कर ही नहीं सकता। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जैसा कि मैंने PIB और DIPR की साइट्स बताई, उसमें जो वैश्विक इकोनॉमिक इश्यूज आप कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी तीसरे प्रकार की बात करने की। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र के जो टॉपिक दिए गए हैं वो बेसिकली भारतीय समाज से हैं। जो NCERT यदि आप 11th क्लास की पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रबंधन की बात करें हम, व्यावसायिक प्रबंधन नाम से आपके 11th और 12th में कॉमर्स में RBSE की किताबें चलती है, वो यदि आप कर लेते हैं तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। और लेखा शास्त्र के नाम से, लेखा शास्त्र और अंकेक्षण के नाम से 11th और 12th की जो RBSE की किताबें हैं वो यदि आप देख लेते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ इससे बाहर प्रश्न आने की संभावनाएं नहीं बनती, गुंजाइश ही नहीं बनती। हम सरकार में जा रहे हैं, मेरा तकिया कलाम बन गया है कि हम सरकार में जा रहे हैं और सरकार के लिए ही काम करेंगे, इसलिए सरकारी ही किताबें पढ़नी है, सरकारी ही बातें करनी है, सरकार के लिए ही बातें करनी है, सारी बातें हमारा सरकार के लिए बनता है। तो ये हमारा पेपर प्रश्न की रणनीति है। अब पेपर प्रश्न में आपके 100 अंक कैसे लाए जाए, 100+ अंक कैसे लाए जाएं, इसकी रणनीति में आपको बिना ज़्यादा कुछ पढ़े उत्तर लिखने की तकनीक बताऊंगा। जो 3 का नियम है साथियों, ये 3 का नियम आपको अवश्य देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि 3 का नियम ही आपको RS बना सकता है और कोई आपको RS नहीं बना सकता। तो ये हमारा पेपर प्रश्न की रणनीति है। इसी तरीके से हम GS पेपर सेकंड की रणनीति की बात करते हैं। GS पेपर सेकंड की, तो इसमें हम बात करें 200 अंक हैं आपके, वही 48 की जगह यहाँ पर 39 प्रश्न हो जाते हैं साथियों, 39 प्रश्न हो जाते हैं। 3 घंटे आपका होता है और 15, 50 और 100 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। ये रणनीति हमारी GS पेपर सेकंड के लिए क्या रहने वाली है, उसी हिसाब से हम इकाइयों की बात करें। इसमें जब GS सेकंड को हम देखते हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स नाम से पहली यूनिट्स आती है साथियों। इसको कहेंगे हम पहली यूनिट को प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र साथियों। इस प्रशासकीय नीति शास्त्र को हम कोई भाग ए और भाग ब में नहीं बांटते। हम भाग ए भाग ब में यूँ बांट सकते हैं कि यदि प्रश्न पूछे जाते हैं 15, 50, 100 में, साथ में केस स्टडीज भी पूछ ली जाती है। एक तो नैतिक प्रश्न होते हैं, इसमें नैतिक प्रश्न के साथ केस स्टडी होती है आपकी। केस स्टडीज होती है जो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि आपकी 65 अंक की होती है। 65 अंक से जुड़े हुए प्रश्न आपके प्रशासकीय नीति शास्त्र में होते हैं। अब समस्या ये आती है कि लोग जानते नहीं हैं कि हमें एथिक्स के लिए क्या पढ़ना है। साथियों, यदि आपको सिलेबस पता है सही ढंग से, तो सिलेबस में हम देखते हैं तो लोक प्रशासन की 11th 12th की किताब आप पढ़ सकते हैं, मनोविज्ञान 11th 12th की आप पढ़ सकते हैं, और प्लस
आपको दर्शन शास्त्र की किताबें 11th-12th की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनती है वो हमें देखनी है, क्योंकि जो आरपीएससी ने सिलेबस बनाया है वो इन्हीं किताबों से बनाया है। जो हमारी एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन बनती है वो लोक प्रशासन, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र की किताबों से ही बनती है। तो ये बातें हमारी प्रशासकीय नीति शास्त्र की तय होती है। अब दूसरा हम बात करें कि दूसरे यूनिट की, दूसरी यूनिट आपकी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की के नाम से ये बनता है आपका। लेकिन साथियों जब हम सिलेबस पे गौर करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आपके सिलेबस जो बन रहे हैं वो फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं, टेक्नोलॉजी से आते हैं, एनवायरनमेंट से आते हैं। जो किताबें मैंने आपको प्रीलिम्स में बताई है वही किताबें फॉलो करनी है और साथ में करंट से अपडेट जरूर होना है, क्योंकि बिना करंट के तो कोई सा भी पेपर आपका अच्छा नहीं बनता। क्योंकि आप हमें शगुन थोड़ी आ रहा है, आपको भी शगुन नहीं आ रहा कि पेपर में क्या आएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपने करंट अफेयर सही ढंग से पढ़ा है, उसको आप इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ देते हैं तो प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। बस ये तकनीक, ये चीज आपको आनी चाहिए तो आप सारा कामकाज कर सकते हैं। तो साथियों जो आपका ये पहली यूनिट्स है इसमें भी आपके यूं समझिए 65 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 15, 50 और 100 शब्दों में होंगे। तीसरी जो यूनिट है हमारी वो यूनिट बनती है भूगोल के नाम से, या यूं कहें पृथ्वी विज्ञान कहा गया है सिलेबस में। पृथ्वी विज्ञान जो शब्द है हमारा, अर्थ साइंस जो शब्द है, इस अर्थ साइंस को राजस्थान के भूगोल के नाम से, दूसरा हम कहें कि भारत का भूगोल, और तीसरा हम कहें इसको विश्व का भूगोल। इस तरीके से 3 भागों में ये 70 अंक का पोर्शन आपके सिलेबस में बताया गया है। इसके लिए वही किताबें पढ़नी है जो मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया है। तो कुल मिलाकर पार्ट फर्स्ट या पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मैंने जो आपको पोर्शंस बताए हैं वो पोर्शंस को आपको क्या करना है, भूगोल एक दिन का काम नहीं है, विश्व, भारत और राजस्थान करना, लेकिन जो सिलेबस है उस सिलेबस के शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए। ये मेरा खुद का किया हुआ काम है जो मैंने ज़्यादा कुछ तैयारी न होते हुए भी कभी मेंस में फेल नहीं हुआ। ये मेरी आज तक की खासियत रही है कि मैंने यदि प्रीलिम्स दिया है तो इंटरव्यू जरूर फेस किया है। तो कुल मिलाकर हमारा ये एक तरीका है कि आपको क्या करना है। देखियो साथियों देखिए, समझिए, सुनिए, कोई भी व्यक्ति आपको आरएस नहीं बना सकता। आरएस बनेंगे आप अपने कर्मों से, अपने उद्यम से, अपने बल से, अपनी समझ से। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि पके पकाए हलवे से दूर रहकर आपको क्या करना है, मेहनत करनी है साथियों। खुद को हलवा बनाना है, और जब खुद हलवा बनाएंगे उसका आनंद अलग ही आएगा। चाहे उसमें स्वाद प्रथम दृष्टिया सही नहीं हो, लेकिन यदि आप हमारे जैसे मेंटर को, कोच को टेस्ट करा देते हैं तो हम डेफिनेटली आपको हलवा बनाने की तकनीक आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें कीजिएगा। ठीक, अब हाँ, जीएस पेपर 3 की हम बात कर रहे हैं। ये 200 अंक का है, 48 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा, 15, 50 और 100 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। वही पोर्शन, वही बातें। तो अब इसमें जीएस पेपर 3 में क्या है साथियों, जीएस पेपर 3 की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी राज्य व्यवस्था का पोर्शन है साथियों। राज्य व्यवस्था जिसमें लिखा हुआ है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले। तो हम यूँ कह सकते हैं ये राज्य व्यवस्था का मैटर है। इस राज्य व्यवस्था में क्या है साथियों, इसमें आपके यूँ समझिए भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था है, इसमें भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था है, इसमें साथियों आपके अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था है, यूँ समझिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और तीसरा हम बात करें इसमें करंट अफेयर्स है। इसमें करंट अफेयर्स है, ये आपका
साथियों 70 नंबर का पोर्शन है, 70 नंबर का पोर्शन है जो इस तरीके से बनता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर लें, करंट अफेयर्स की बात कर लें। साथियों जो आप प्रीलिम से तैयारी कर रहे हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपको 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी है, ये 11th की एनसीईआरटीज पढ़नी है, 9th 10th की एनसीईआरटीज पढ़नी है। और करंट अफेयर्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया पीआईबी का न्यू इंडिया समाचार और राजस्थान सूजस डीआईपीआर का पढ़ना है तो आप अच्छा कर सकते हैं। ये सिलेबस इतना लेंदी है, इस लेंदी सिलेबस को आप प्री पास होने के बाद में नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तैयारी करें तो तैयारी करते वक्त आपके दिमाग में, दिल में ये बात होनी चाहिए कि शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि हमें जब मेंस देने जाएं तो उस दौरान सारा का सारा एग्जाम से पहले पढ़ लें। तो ये व्यवस्थाएं हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरा हम बात करें, दूसरा हमारा लोक प्रशासन। ऐसे तो सिलेबस में तो लिख रखा है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा, मुद्दे और गत्यात्मकता, लेकिन मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये लोक प्रशासन का और राजस्थान की राज्य व्यवस्था का ये यूनिट है आपकी, जिसमें पहले भाग में तो लोक प्रशासन कह सकते हैं, दूसरे भाग में राजस्थान की राज्य व्यवस्था को हम जोड़ सकते हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था को साथियों। तो ये भी 70 अंक का आपका मैटर है। लोक प्रशासन का तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी समझ आपको होनी चाहिए। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था का सिलेबस बड़ा होने के नाते इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने आपको उचित रहेंगे। इसके लिए भी आपको 11th क्लास की, 11th एंड 12th की लोक प्रशासन की किताब आपको आरबीएससी की देखने की ज़रूरत है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं तीसरे यूनिट्स की। तीसरे यूनिट्स आपकी खेल एवं योग, खेल व योग की है, व्यवहार और विधि की है, व्यवहार और विधि की है। इसमें हम जो पार्ट 1 है वो तो स्पोर्ट्स एंड योगा का है, जो आपका बी वाला भाग है वो व्यवहार का है, और 3 वाला भाग कानून का है साथियों। ये आपका 60 अंक का पोर्शन है, और 60 अंक में यूँ समझिए 20 अंक का ये है, 20 अंक का ये है और 20 अंक का ये है। ये इतना लेंदी है साथियों, जब आप एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं तो ये आपका तैयार सही ढंग से नहीं होता। किसी भी कोचिंग वाले का ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है पोर्शन। दूसरी हम बात करें कि किसी भी किताब वाले ने इस पे इतनी मेहनत नहीं की है, इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि आप अभी से इसको तैयार कर लीजिए। खेल और योगा की किताब के लिए हम बात करें कि आरबीएससी ने स्पोर्ट्स एंड योगा के नाम से एक किताब निकाल रखी है, और या हम कहें आरएसएससी की साइट्स पे भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। व्यवहार की किताब हम बात करें तो मनोविज्ञान जो आप एथिक्स में पढ़ते हैं उसके कुछ सिलेबस आपके 11th एंड 12th के यहाँ आपको दिखाई देते हैं। तीसरा हम कानून की बात करें तो कानून के जो 10 कानून हैं साथियों इसमें, और 10 कानून में ये नहीं बता रखा कि कौन सा अध्याय आपके एग्जाम्स में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी किताब वाला ये बात नहीं कह सकता कि मैंने जो लिखा है वही आएगा। एग्जामिनर इसमें कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि आप मूल कानूनों को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में अपने अनुसार उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो ही आप लोग में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये 60 अंक का पोर्शन आपका बनता है। तीसरा हम बात करते हैं जीएस पेपर 4 की, जीएस पेपर 4। साथियों जीएस पेपर 4 आपका 200 अंक का बनता है, और 200 अंक में ये बेसिकली हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है। ये हिंदी व अंग्रेजी का, इसको हम हिंदी और अंग्रेजी को यूँ देखें कि पहली यूनिट आपकी हिंदी की बनती है, दूसरी यूनिट आपकी अंग्रेजी की बनती है। जो पहली यूनिट्स की हम भाग एक की बात करें, इसमें हिंदी की व्याकरण यूँ समझिए 50 अंक की आती है। दूसरा हम भाग ब की बात करें, इस भाग ब में जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है, अवबोध अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, समझ वाला पोर्शन है, जो 70 अंक का होता है, जिसको यूँ कह सकते हैं 50 अंक को हम कह सकते हैं। जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रयोग है निबंध का, ये आपका
20 अंक का मैटर है। तो साथियों जो 50 अंक व्याकरण के हैं, 50 अंक आपके अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन के हैं और 20 अंक आपके ऐसे के हैं, तो कुल मिलाकर 120 अंक आपके इसके बनते हैं। अब 120 अंक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, इसको जानना जरूरी है। व्याकरण जो आती है आपकी, पिछले आरएस का ट्रेंड ये रहा है कि व्याकरण हमेशा राजस्थान बोर्ड की किताब से आती है, जो कितना भी पढ़ लें, इसलिए हमें वोकैब तो बढ़ानी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो ये चीज़ें हम कर लेते हैं। तो आपके आरबीएसई की जो 9th और 12th की किताब है, उस किताब को बार बार 4-4 5-5 बार पढ़ लेते हैं, तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाता है। दूसरा अवबोध की बात है साथियों, इसके लिए एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। ऐसे और अवबोध को जानने के लिए आपको अच्छे मेंटर की, अच्छे कोच की, अच्छे गाइड की ज़रूरत है, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मजबूत कर सके और उसको आपको बेटर तरीके से लिखा सके, समझा सके, क्योंकि इसमें लेटर राइटिंग है, ड्राफ्ट राइटिंग है, आपका कॉम्प्रिहेंशन को समझ के उत्तर देने की बात है, इसमें आपके प्रेसीज करने की बात है, इसमें ऐसे लिखने की बात है। ये तो केवल एक अच्छा गाइड ही आपको कर सकता है, तो इसमें आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत होती है साथियों। तो ये चीजें आपकी होती है। तो दूसरा अंग्रेजी का पोर्शन है साथियों, इसमें ये अंग्रेजी का पोर्शन है, व्याकरण इसमें मात्र 20 अंक की है और अवबोध का पोर्शन इसमें 30 अंक का है और 30 अंक का आपका निबंध का और रिपोर्टिंग का पोर्शन है। तो ये चीज़ ग्रामर की जब हम बात करते हैं, तो 8वीं क्लास की जो सीबीएसई की किताब है, आप सीबीएसई की ग्रामर यदि आप पढ़ लेते हैं और तो आपका ग्रामर पोर्शन बहुत मजबूत हो जाता है। और इसी तरीके से हम बात करें कि जो अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन की बात है या ऐसे की बात है, तो इसके लिए भी आपको अच्छे कोच मेंटर की ज़रूरत होती है, जो आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ दिला सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये चारों पेपर की हमने आपको रणनीति बताई है, जो आपको अलग अलग तरीके से होता है। अब आप कहेंगे सब लेंदी बहुत है, भाई लेंदी है तो तैयारी मत कीजिए। आरएस का एग्जाम्स तो उन लोगों के लिए है जो खुद मर मिटने के लिए तैयार होते हैं और जो खुद अपने दम पर सारी रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, उसी का एग्जाम्स में सिलेक्शन होता है। अब हम ये चारों पेपर्स को देखने के बाद में 3 का नियम बताएंगे और 3 के नियम में प्रश्नों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। रुको, उत्तर लेखन में 3 का नियम किस प्रकार प्रभावी होता है साथियों। मैं बार बार कहता हूं कि जो आपने आरएस मींस का सिलेबस देखा, वो सिलेबस ये कहता है कि आरएस यदि आपको क्लियर करना है तो देश दुनिया के समझ आपको विकसित करनी होगी। हमारे पूर्व में जो वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि आईएएस का सिलेबस आरएस से बहुत कम है। इसलिए मैं तो बच्चों से ये कहता हूं कि आप आईएएस की तैयारी कीजिए, आरएस की तैयारी कीजिए, कोई मैटर नहीं करता। आप हिंदी मीडियम से कीजिए, आप अंग्रेजी मीडियम से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि आप लिखते कैसे हैं, आप में प्रभावी तरीके से लिखने की तकनीक है भी कि नहीं है। आरएस में जो प्रभावी लेखन है वो हमारा 15 शब्दों का किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 15 शब्दों में प्रश्न कैसे लिखें, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। साथियों, पहले तो हमें इसकी प्रश्नों की प्रकृति जाननी है कि 15 शब्दों के प्रश्नों की प्रकृति ज्ञानात्मक होती है साथियों। मुश्किल से 90% प्रश्न फैक्चुअल नॉलेज के होते हैं। दूसरा, उसमें कुछ अवबोध भी जुड़ा होता है साथियों। अवबोध से अवबोध कम अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न मुश्किल से 10% लिए होते हैं। अब 15 शब्द के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं कि साहब परिभाषा दीजिए, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए या प्रकार बताइए। इस तरीके के फैक्चुअल प्रश्न आपके 15 शब्दों में आते हैं। और जब 15 शब्दों में आते हैं तो इन 15 शब्दों में उत्तर कैसे देना है ये हमें जानने की जरूरत है साथियों। ये 15 शब्द का मतलब होता है एक वाक्य। एक वाक्य, इस एक वाक्य में हम ऐसा क्या लिखें
ताकि एग्जामिनर हमारे 2 में से 2 दे दे एक वाक्य में। तो एक वाक्य में प्रभावी व सटीक अभिव्यक्ति हमें लिखनी है। मैंने कई छात्र देखे हैं जो कोमा लगा लगा के पूरा लिख के आ जाते हैं, ग्राफिकल व्यू करके आ जाते हैं। वो अच्छे लेखन की तकनीक नहीं है। इफेक्टिव एंड कंसाइज एक्सप्रेशंस तभी होगी साथियों जब आप खुद सोचेंगे। तो इसमें जो 3 का नियम है हमारा, ये 3 का नियम किस प्रकार से प्रभावी होता है ये जरूर देखने की जरूरत है। तो 3 के नियम में एक वाक्य में कम से कम 3 तथ्य आपको लिखने चाहिए। 3 तथ्य आप सोचिए कि इस परिभाषा में 3 तथ्य कौन कौन से डाल सकते हैं और इसको एक वाक्य में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यदि वो परिभाषा या स्पष्टीकरण डिमांड करता है एग्जाम्पल देने की, तो हम उसमें उदाहरण कैसे दे सकते हैं, ये हमें देखने की जरूरत होती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 तथ्यों का आधा आधा आधा, 1.5 नंबर, एक उदाहरण का आधा, तो 2 में से 2 अंक आपको एग्जामिनर दे देता है। इसलिए जब 3 तथ्यों को एक वाक्य में प्रयोग करें तो अंडरलाइन कर दीजिए, और यदि आपकी अभिव्यक्ति प्रभावी हुई तो वो आपको 2 में से 2 नंबर दे सकता है, अन्यथा आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए ज्ञानात्मक प्रश्नों का उत्तर 3 के नियम से दिया जा सकता है। दूसरे हम 50 शब्दों की बात करें। जो हमारा 50 शब्द है, ये 50 शब्द वाले प्रश्न ज्ञानात्मक कम होते हैं। ज्ञानात्मक का रेशो मुश्किल से 30% होता है इसमें साथियों, लेकिन अवबोध का स्तर आपका 70% होता है। अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न आपके इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे कहते हैं कि विशेषताएं बताइए, महत्ता बताइए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके इसमें पूछा जाता है। जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें वही 3 का नियम इसमें आपको लगाना होता है साथियों। 3 के जो नियम हैं हमारे, वो 3 का नियम ये बताता है कि 3 के नियम में हमें क्या करना है। वही 3 तथ्य उदाहरण सहित आपको एक्सप्रेस कर देने हैं। जब 3 तथ्यों को हम उदाहरण सहित एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारी क्या स्थितियाँ बनती है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये प्रश्नों की प्रकृति जो मांगती है आपसे 50 शब्दों में, ये कहती है साथियों कि 3 तथ्य देते वक्त हमें जो प्रश्न की मांग के अनुसार शॉर्ट इंट्रो आपको एक वाक्य में देना होगा। और ये एक वाक्य आपका ये बता देगा कि आप आगामी वाक्य में क्या लिखने वाले हैं। तो सीधा सीधा ये है कि आप शॉर्ट इंट्रो देकर उसमें प्रश्न की मांग के अनुसार लिखना शुरू कर दीजिए, और लिखने के बाद में निम्नांकित है, अधोलिखित है लिख के 1 2 3 तथ्यों के साथ में इसका विश्लेषण कर दीजिए। ये विश्लेषण क्या, क्यों और कैसे में हो सकता है। ये विश्लेषण 1 2 3 में हो सकता है। ये प्रश्न विश्लेषण यदि मूल्यांकन है, समालोचनात्मक है, तो उसके बाद में लेकिन में हो सकता है। तो जब 50 शब्दों में हम लिखें तो हमारे पास में शॉर्ट इंट्रो के साथ में पॉइंट्स होने चाहिए। यदि आपके पास में पॉइंट्स नहीं आए तो क्या, क्यों और कैसे होना चाहिए। और यदि आपको मूल्यांकन पूछ रहा है या आलोचना पूछ रहा है तो लेकिन लगाकर एक वाक्य में आपको उसका ड्रॉबैक बताना चाहिए। लेकिन लगा के, परंतु लगा के आपको ड्रॉबैक बताना चाहिए। इस तरीके से 50 शब्दों के प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। अब हम 100 शब्दों वाले प्रश्नों पे आते हैं साथियों। तो 100 शब्दों में उत्तर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे पहले के वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि पहले का जो वीडियो है वो ये बताता है कि इसका उत्तर हमें कैसे देना है। जैसा कि प्रश्न की प्रकृति को हमें जानना है कि प्रश्न की प्रकृति व्याख्या वाली है या विश्लेषण वाली है या परीक्षण वाली है, या फिर यूँ कहें कि हम आलोचना वाली है, मूल्यांकन वाली है, समीक्षा वाली है,
हाँ, इस तरीके की बातें हमें देखने की जरूरत है। अब ये प्रकृति को हम जान लेते हैं तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट इंट्रो यहाँ यदि एक लाइन की बनाते हो तो मुश्किल से यहाँ 1 या 2 वाक्य से ज़्यादा आपका शॉर्ट इंट्रो नहीं होना चाहिए साथियों। और फिर सीधे प्रश्न की मांग पर आ जाते हैं। और जब प्रश्न की मांग ये कहती है कि पैरावाइज है तो क्या करना है, तो इसका विश्लेषण या व्याख्या आपको कर देना है। विश्लेषण या व्याख्या आपको कर देनी है, और ये क्या, क्यों और कैसे में होती है। और कैसे वाला जो टॉपिक ये बताता है कि आपको मोर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और अधिक व्याख्या की ज़रूरत है, तो आप साथियों इसकी तुलना कर दीजिए। और ये तुलना आपकी उदाहरणों से, ये तुलना आपकी समान व्यवस्था से, ये तुलना आपकी करंट के इश्यूज से हो सकती है। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। कोई छात्र मुझसे यूँ कहता है कि साहब मैं करंट क्यों पढ़ूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि करंट इसलिए पढ़ कि तुझे क्या करना है, तुझे तुलना करनी है, तुझे इस व्यवस्था का दूसरा आयाम बताना है, आलोचना करनी है, इसलिए तुझे करंट पढ़ना चाहिए। चौथा हम बात करें कि चौथा हमारा आलोचना के पुट की बात आती है। आलोचना का जो पुट है हमारा, वो आलोचना का पुट जो पहले आयाम का हमने बताया है उस आयाम का दूसरा पक्ष बताता है। और ये दूसरा पक्ष लेकिन या परंतु से शुरू होता है साथियों, लेकिन और परंतु से शुरू होता है। और फिर लास्ट में हम निष्कर्ष देते हैं इसके, और निष्कर्ष हमारा अंतिम बिंदु होता है जो इसके बावजूद भी फिर भी सार रूप में निष्कर्षतः ये आपको लिखना होता है और एक संतुलित उत्तर देना होता है, संतुलित उत्तर आपको देना होता है। इस तरीके से आप 100 शब्दों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें अभी 3 का नियम आपको फॉलो करना नहीं बताया है। वही 3 तथ्य जो आपने 15 शब्दों में लिखे हैं, वही 3 तथ्य जो आपने 50 शब्दों में लिखे हैं, वही 3 तथ्य आप 100 शब्दों में लिखने जा रहे हैं। लेकिन इसके आयाम बदल गए हैं साथियों 100 शब्दों में, क्योंकि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो 3 तथ्य विश्लेषण कर रहे हैं, 3 तथ्य तुलना कर रहे हैं, 3 तथ्य और आलोचना कर रहे हैं, तो भी आपको 3 तथ्य रखने हैं। है कि नहीं हमारा रूल ऑफ थर्ड। ये यूं समझिए कि ये यूनिवर्सल रूल हो जाए। ऐसा वायरल कर दो इस वीडियो को साथियों कि प्रभावी उत्तर लेखन में हमारा ये 3 का नियम है, RIS गणेश का ये 3 का नियम है, जो उसका खुद का कॉपीराइट है, ये यूनिवर्सल हो जाए। इससे हर आदमी प्रभावी उत्तर लिख सके। इससे 5वीं क्लास का बच्चा भी प्रभावी उत्तर लिख सकता है कि हमें उत्तर किस प्रकार से लिखने चाहिए। अब ये बात समझने के बाद में हमारे जो साथी लोग हैं उनके दिमाग में ये रहती है कि साहब क्या करें, कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, हमारी प्रस्तुति किस प्रकार से हो, ये हमें जानने की ज़रूरत है साथियों। तो हम आपको ये बताते हैं कि हमारा जो उत्तर लेखन का प्रारूप है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसको देखने की ज़रूरत है। तो इसको आप देख सकते साथियों। हम बता रहे थे आपको कि हम जब उत्तर लेखन के लिए प्रेजेंटेशन हमारी कैसी हो, क्योंकि बिना प्रस्तुति के तो कोई भी उत्तर नहीं देता, कोई भी अंक नहीं देता। तो प्रस्तुति हमारी 15 शब्द वाली प्रस्तुति क्या होनी चाहिए? 15 शब्द वाली प्रस्तुति आपकी होनी चाहिए 1 वाक्य, और उस 1 वाक्य में उदाहरण सहित उत्तर। ये 2 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। इसमें आपको 3 तथ्य उदाहरण सहित 1 वाक्य में अभिव्यक्त करना है। समझ गए साथियों? ये गांठ बांध लीजिए। यदि RS में टॉप करना चाहते हैं, उन टॉप आप तभी कर सकते हैं जब 15 शब्दों को 1 वाक्य में अभिव्यक्त कर देंगे। और जो 3 तथ्य आपने लिखे हैं उनको आप अंडरलाइन कर देंगे और एग्जामिनर को बता देंगे कि जी मैंने 3 तथ्य डाल दिए हैं।
मैंने ये 4 तथ्य डाल दिए हैं, आप मुझे 2 में से 2 दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे कोई तथ्य नहीं आता है तो गलत लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपके आगे के प्रश्नों में गलत इमेज पैदा कर देगा। देखिए, कई साथी हमारे 15 शब्दों में ही कहते हैं कि साहब इसमें हम ग्राफिकल व्यू दे आए, इसमें हम टेबल बनाए, इसमें हम चित्र बनाए। मैं आपसे ये कहता हूँ साथियों कि 15 शब्दों के प्रश्नों में किसी भी प्रकार की ग्राफिकल व्यू, टेबुलेशन या चित्र देने की जरूरत नहीं है। यदि वो डिमांड न करे तो, हाईली डिमांड हो उसकी तरफ से, तो ही 15 शब्दों में वो चित्रकारी करनी है, वो कौशल दिखाना है हमें। ऐसा कौशल यहाँ नहीं दिखाने की जरूरत। अब हम 50 शब्दों की बात करते हैं साथियों। 50 शब्द के जो हमारे प्रश्न होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लो तो आपका ये इंट्रो बन गया, और यदि डिमांड है आपकी पॉइंट वाइज की तो आपने डिस्क्रिप्टिव चिन्ह लगा के 1 2 3 में इस तरीके से एक एक लाइन में प्रस्तुत कर दिया। 3 तथ्य तो आपको लिखने हैं, यदि चौथा भी लिख देते हैं तो आपको बोनस मिल सकता है, क्योंकि 3 या 3.5 नंबर से ज़्यादा एग्जामिनर आपको इसमें नहीं देता। लेकिन ये डिमांड कर रहा है आपको मूल्यांकन करने की, ये डिमांड कर रहा है आपका परीक्षण करने की, समीक्षा करने की, तो आपको यहाँ लेकिन लगाकर केवल एक तथ्य से इसका ड्रॉबैक बताकर फिर भी इसका मूल बात पे संतुलित उत्तर, संतुलित निष्कर्ष दे देना है। क्योंकि इसमें 3 का नियम यहाँ मत लगाना, क्योंकि ये 50 शब्दों का प्रश्न है साथियों। इसमें लेकिन में एक तथ्य से आलोचना आपको करनी है और फिर आपको सीधा संतुलित निष्कर्ष पे आ जाना है। 3 के नियम वही लगा देने हैं। उस शॉर्ट इंट्रो में आपका प्रश्न की मांग के अनुसार इंट्रो बना देना है। ये बड़ा टफ जॉब है साथियों। मैं कोशिश करूंगा कि आपको YouTube चैनल के माध्यम से, RIS गणेश के माध्यम से ही मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगा कि उत्तर कैसे लिखना है, आपको किस प्रकार से लिखना है। थोड़े दिनों में मैं आपको व्यवस्थाएं करूंगा कि आप ये उत्तर मुझे भेज सकते हैं, हमारे WhatsApp से आप मुझे चेक करा सकते हैं, आप दूसरे जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़कर हमें आपके प्रश्नों का उत्तर भेज सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप कैसा लिखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर कैसे लिखें। ये आपके 50 शब्दों का हो गया। जब हम 100 शब्दों में आते हैं साथियों, तो 100 शब्दों की जो ये डिमांड ये बनती है वो ये चीज़ें बनती हैं। जैसे मान लो ये आपका पेज हुआ, इस पेज में आपको एक प्रश्न में उत्तर देना है साथियों। एक प्रश्न में उत्तर देना है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ये आपकी व्याख्या विश्लेषण का बनता है, दूसरा हमारा तुलना का बनता है, तीसरा पैरा हमारा आलोचना का बनता है, और इसी के साथ में आपका निष्कर्ष हो जाता है। तो क्लियर ये कहता है, ये नियम ये कहता है आपका पैरा वाइज उत्तर हम कैसे लिखें और पॉइंट वाइज उत्तर हम कैसे लिखें। यदि प्रश्न की डिमांड ये कहती है कि हमें पैरा वाइज लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है, ये प्रश्न तय करता है। इसमें आप और मैं तय नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी समझदारी रखिए और समझदारी से अपने काम को आसान कीजिए, अपनी मेहनत को एक साकार रूप दीजिए। क्योंकि जब हम इसमें बात करेंगे तो शॉर्ट इंट्रो, एक लाइन का शॉर्ट इंट्रो प्लस विश्लेषण कर दो उसी पैरे में, फिर उसके बाद में तुलना कर दीजिए दूसरे पैरे में, तीसरे पैरे में आप आलोचना कर दीजिए। ये तो हो गई व्याख्या का पहला पैरा, दूसरा पैरा आपका तुलना का, तीसरा पैरा आपका आलोचना का। आलोचना के बाद में आपको संतुलित उत्तर देना होता है, क्योंकि आलोचना करना आसान है साथियों, लेकिन एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना बड़ा टफ जॉब है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो कुल मिलाकर आप यदि इस रणनीति के तहत तैयारी करते हैं तो आप सभी पेपरों में 100+ अंक आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि हमें उत्तर कैसे लिखना है। कोई भी कोचिंग वाला आपको ये नहीं बताता, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता कि हमें उत्तर कैसे लिखना है। शायद ये पूरे यूट्यूब से
परिवार ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो होगा जो आपके लिए घर बैठे बिना किसी शुल्क के ये सेवाएं आपको मिल रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए ताकि बच्चे जो वास्तव में कोचिंग नहीं कर सकते, महंगी फीस जमा नहीं करा सकते, वो बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ बिना किसी कोचिंग के पास हो सके और अपने जो विजन उसने बताया है देश के लिए, राज्य के लिए करने का, वो साकार कर सके, देश के विकास में वो योगदान दे सके। तो साथियों, ये हमारे उत्तर लेखन की तकनीक थी और इस उत्तर लेखन की तकनीक में मैंने आपको बताया कि उत्तर कैसे लिखा जाए और ये 3 का नियम आपके उत्तर लेखन में किस प्रकार कारगर हो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आरएस मुख्य परीक्षा में आप झंडे गाड़ सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।